हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और फ्रेंड्स देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें जिससे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सकें। फ्रेंड्स, आपने इतना प्यार दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने हम पे विश्वास रखा तो उसके लिए भी थैंक यू। चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो फर्स्ट नंबर पर है मलिक मोहम्मद जायसी, सेकंड नंबर पर है कबीर दास, थर्ड नंबर पर है तुलसीदास और फोर्थ नंबर पर है सूरदास। तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं, यानी ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवि तो कबीरदास जी हो जाते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकायतन के रचनाकार हैं। तो इसमें देख लेते हैं, फर्स्ट नंबर पर है सुमित्रा नंदन पंत जी, सेकंड नंबर पर है जयशंकर प्रसाद जी, थर्ड नंबर पर है प्रेमचंद्र जी और फोर्थ नंबर पर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाता है, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, ये वाणी के डिटेक्टर थे। प्रस्तुत कथन निम्नांकित लेखकों में से किस लेखक का है? फर्स्ट नंबर पर है प्रेमचंद, सेकंड नंबर पर है रामचंद्र शुक्ल, थर्ड नंबर पर है हजारी प्रसाद द्विवेदी और फोर्थ नंबर पर है रामविलास वर्मा। तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर है आपका थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रक का तद्भव रूप है। फर्स्ट नंबर पर है चीता, सेकंड नंबर पर है चित्र, थर्ड नंबर पर है चित्त, फोर्थ नंबर पर है चेतक। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन फर्स्ट यानी चीता हो जाता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। फर्स्ट नंबर पर है निर्धन, सेकंड नंबर पर है अकिंचन, थर्ड नंबर पर है असमर्थ और फोर्थ नंबर पर है अक्षम। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका यानी सेकंड ऑप्शन यानी कि अकिंचन हो जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आपके बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ से आपके अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। चलते हैं, क्वेश्चन 6 है, यानी कि अति लघुत्तरीय टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है और आपकी सीरीज के अकॉर्डिंग आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। देशज शब्द क्या है, उदाहरण सहित समझाएं। तो देखिए, जो शब्द हिंदी के साथ अन्य बोलियों में आकर व्यवहार या प्रचलन में है उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे देखिए रेलगाड़ी, मुकुट, हवा आदि। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ बताएं। तो लकीर का फकीर होने के मुहावरे का अर्थ है पुराने रीति रिवाजों पर चलने वाला व्यक्ति, या देख लेते हैं पुरानी बातों पर चलने वाला व्यक्ति। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे क्या होता है, पहले इतना जितना आज है हर चीज़ डेवलप हो गई है। आज देखिए विज्ञान ने इतने नए नए आविष्कार कर दिए हैं कि हर इंसान उन्हीं से बंध गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आज हैं जो, जैसे पहले क्या होता था, खेतों को जोतने के लिए बैल का प्रयोग किया जाता था और अब वो देखिए खेतों को जोतने के लिए तो ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बैलों से खेतों को जोतते हैं, यानी कि खेतों की जुताई बैलों से करते हैं। तो उनके लिए कहा जा सकता है कि लकीर का फकीर होना, यानी कि आज भी पुराने ढंग से कार्य करना, है ना। फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुख मयंक सम मंजु मनोहर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें उपमा, जैसे उपमे में उपमान की जब होती है ना तो उसको क्या कहते हैं, उपमा अलंकार। तो इस यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अधजल यानी अधजल गगरी छलकत जाए।
लोकोक्ति का अर्थ बताएं। तो जिसके पास ज्ञान कम हो उसका दिखावा अधिक करे। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ज्ञान तो बहुत कम होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो दिखावा बहुत करते हैं। तो उनके लिए ये शब्द यानी कि ये लोकोक्ति प्रयोग की जाती है कि अधजल गगरी छलकत जाए। और ज़्यादातर आप लोगों ने ऐसे ही लोगों को देखा होगा जो बहुत ज़्यादा विद्वान होंगे, वो कभी भी दिखावा नहीं करेंगे। आप उनको समझ ही नहीं पाएंगे कि ये इतने बड़े विद्वान हैं, ना तो आप उनके मुंह से कभी ये चीज़ सुन पाएंगे कि हमको ये चीज़ आती, ये चीज़ आती और हम इतने बड़े ज्ञानी हैं। लेकिन हाँ, जिनको आधा ज्ञान होगा, जो बहुत कम पढ़े लिखे होंगे, आपने उनको देखा होगा, उनके मुख से ये बातें सुनी होंगी कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हमको ये चीज़ आती, हमको ये चीज़ आती। और जबकि हर इंसान ये जानता है कि ये तो ज्ञान का समंदर है, ये कभी भी कोई हो ही नहीं पाया जिसको सब चीज़ें आ गई हों। ठीक है ना। तो उनके लिए ये चीज़ है, अधजल गगरी छलकत जाए, जिनके पास ज्ञान कम होता है और दिखावा अधिक करते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? तो देखिए, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र या मुख्य उपवाक्य समानाधिकरण योजक से जुड़े हों वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। देखिए, योजक कौन होते हैं, किससे जुड़ा होता है? तो योजक देखिए और से जुड़ा होता है वाक्य, परंतु से जुड़ा होता है, इसलिए और भी होते हैं यानी कि आदि। देखिए उदाहरण, जैसे मोनूमेंट के नीचे झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। आपका ये एग्जाम्पल हो गया। आप जरूरी नहीं यही एग्जाम्पल लिखें, आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे कि मैं विद्यालय गया और मैं विद्यालय से वापस आ गया, ठीक है ना। या मैंने खाना खाया, खाने के बाद मैं सोने चला गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होते हैं, ये शब्द बनते हैं। उसके बाद देख लेते हैं तार सप्तक का संपादन किस समय हुआ। तो देखिए, तार सप्तक का संपादन 1943 ईस्वी में हुआ। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों के अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। और देखिए, वाक्य शब्दों का व्यवस्थित रूप है जिसमें विचारों का आदान प्रदान होता है। एक सामान्य वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया होते हैं। देख लेते हैं, देखिए उदाहरण देख लेते हैं। विधिवाचक वाक्य कौन कौन से वाक्य होते हैं, तो हम इनको सीरियल वाइज पढ़ेंगे। देखिए, विधिवाचक वाक्य होते हैं जिन वाक्यों में किसी बात के कहने या कार्य के होने का बोध होता है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पर विधिवाचक वाक्य होता है। जैसे देखिए, मैं आता हूं, ये क्या हो गया, ये विधिवाचक वाक्य हो गया। इसमें क्या बता रहे हैं कि जिन वाक्यों में किसी बात के कहने या कार्य होने का बोध होता है। फिर देखते हैं निषेधात्मक वाक्य, जैसे कि निषेधात्मक मतलब नेगेटिव हो जाता है। तो जिन वाक्यों में बात या कार्य के ना होने का बोध होता है, ना मतलब नेगेटिव, वे निषेधात्मक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं नहीं आऊंगा, यानी कि मैं नहीं आऊंगा, वहां पे क्या हो जाता है, निषेधवाचक वाक्य हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट है प्रश्नवाचक वाक्य। वे वाक्य जिनमें किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे यहाँ क्यों बैठे हो, देखिए प्रश्न चिन्ह हो गया। तुम कब आए हो, ये भी प्रश्न चिन्ह में हो गया, ठीक है ना, जैसे कि प्रश्न पूछा जा रहा है। उसके बाद जैसे वो कौन था, इस तरीके के आपके प्रश्नवाचक वाक्य हो जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं और भी थोड़े से। देखिए, विस्मय बोधक वाक्य होता है। देखिए, विस्मय बोधक में क्या होता है, जिन वाक्य में विस्मय मतलब या हर्ष, दुख या आश्चर्य का बोध होता है। जैसे कुछ होता है नहीं कि हम लोग, अरे ऐसा काम कब हो गया था, अरे ऐसा क्या हुआ, जैसे इस तरीके से हम लोग बात करते हैं ना। कभी कभी कोई ऐसी बहुत ज़्यादा दुख की बात सुन लेते हैं तो मुंह से अचानक निकल जाता है ना, अरे, तो वही क्या होता है, विस्मय बोधक वाक्य। तो जैसे देखिए, अरे ये क्या हुआ,
तो अरे ये क्या हुआ, ये कौन सा हो गया, तो विस्मय बोधक वाक्य हो गया। उसके बाद देख लेते हैं संदेहवाचक वाक्य। तो जिसमें संदेह हो, जिन वाक्यों में किसी प्रकार का संदेह हो तो उसको क्या कहते हैं, जैसे कि देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें संदेह हो, तो संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे अब वह जा चुका होगा, मतलब कंफर्म नहीं है कि वो गया है या नहीं गया है, मतलब जा चुका होगा कि शायद में जा चुका है, तो यहाँ पे क्या हो गया, संदेहवाचक वाक्य हो गया। उसके बाद देख लेते हैं कि इच्छावाचक वाक्य होते हैं। जिन वाक्यों में इच्छा, अब नाम से ही पता चल रहा है इच्छा, तो इच्छा कामना आदि भाव प्रकट हो, इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे भगवान आपका भला करे, है ना, तो इस तरीके से। अब जैसे संकेतवाचक, तो संकेतवाचक देखिए ये भी नाम से ही पता चल रहा है, तो ये तो मतलब बहुत ही अच्छी बात है कि सिर्फ नाम से ही पता चल जाएगा और आप क्या करेंगे, इसको डिटेल में अपने शब्दों में लिख भी पाएंगे। तो जिन वाक्यों में कोई संकेत अथवा इशारा मिले तो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे जो पढ़ेगा वह पास होगा, है ना, तो ये चीज़ तो सही है कि जो पढ़ेगा वही भाई पास होगा। और कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि हमने भाई एक दिन पढ़ाई की और हम पास हो गए, तो क्या ऐसा पॉसिबल होता है? ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। जो आप लोगों से ऐसा बोलते हैं कि भाई हमने तो एक दिन पढ़ाई की और हमारे नंबर बहुत अच्छे आए, तो या तो वो आपसे छिपा रहे हैं कि वो रोज़ पढ़ाई करते हैं, और या तो फिर वो भाई उनका मन ही नहीं लगता होगा पढ़ाई में, है ना। देखिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए श्रव्य दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री की विशेषता बताए। जैसे कि आप लोगों को अच्छे से पता है कि श्रव्य दृश्य सामग्री किसको कहते हैं। श्रव्य मतलब सुनना और दृश्य मतलब देखना, और ये जो सामग्री होती है तो आज ये प्रचलन में है। जैसे मान लीजिए कि ग्लोब हो गया, आप इसको देख सकते हो, चार्ट है वो आप देख सकते हो। दृश्य में देखिए क्या होता है, देखिए श्रव्य में आप सुन सकते हो, तो श्रव्य में रेडियो से कोई भी सूचना, कोई भी न्यूज़ आती है तो आप उसको सुन सकते हो, और दृश्य में आप जैसे ग्लोब है, चार्ट है, उसको आप देख सकते हो, देख के आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। और श्रव्य दृश्य यानी कि सुन भी सकते हो और देख भी सकते हो, तो वो आपकी क्या हो जाती है, वो श्रव्य दृश्य सामग्री हो जाती है। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गई, मोबाइल हो गया, इसमें आप लोग क्या करते हो, देखिए इसमें कोई भी चीज़ हो आप देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो। तो इसमें क्या क्या विशेषताएं, देखिए इसकी विशेषताएं बतानी है तो आप अपने लफ्ज़ों में भी लिख सकते हो, और जो मैंने यहाँ पे देखिए लिख रखा है और उसको मैं पढ़ा रही हूँ, आप ये भी लिख सकते हो, जो आपको आसान लगे आप वैसे लिख सकते हो। देखिए इसमें नवीनता का प्रत्यय निहित होता है, और देखिए सरलता से नया ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होता है, और श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों का ध्यान केंद्रित करती हैं। फोन नंबर पर हो जाता है श्रव्य दृश्य सामग्री बच्चों में रुचि प्रदान करती हैं। देखिए कहने का मतलब ये है कि अब क्या है, अब बच्चों को देखिए इस तरीके के, देखिए स्मार्ट क्लास यानी स्मार्ट कक्षाएं जो चल रही हैं, तो उसमें क्या होता है कि टीवी चला दी जाती है और कहानियाँ उसके माध्यम से बच्चों को दिखाई जाती हैं, सुनाई जाती हैं, तो उससे बच्चों का क्या होता है, उससे बच्चों का मन लगता है इन चीज़ों से। जैसे श्रव्य दृश्य सामग्री यूज़ करने से बच्चे सरलता से सीखते हैं, है ना, वो खेल खेल में ही सीख जाते हैं, उनको लगता ही नहीं है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ये लगता है हम खेल रहे हैं, और इसी के माध्यम से वो लोग सरलता से शिक्षा भी ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं जीवनी और आत्मकथा में अंतर बताएं तथा किसी एक जीवनी और एक आत्मकथा तथा उसके लेखक का नाम लिखें। तो देखिए जीवनी किसको कहते हैं, आप लोगों को अच्छे से पता होगा। देखिए जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है, ठीक है ना, लिखी जाती है, यहाँ पे डबल लिख गया है, लिखी जाती है, इसमें कुछ बातें काल्पनिक होती हैं। भाई इसमें तो काल्पनिक हो सकती है, क्योंकि देखिए अगर हमारे बारे में या मान लीजिए आपके बारे में हम कुछ लिखें या हमारे बारे में आप कुछ लिखो, तो ये ज़रूरी नहीं है आपको एकदम इक्वल आपको चीज़ें पता ही हैं हमारे बारे में, या हमें आपके बारे में हर चीज़ पता ही है। तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें कुछ चीज़ें काल्पनिक भी होती हैं, जीवनी इसको कहते हैं। और आत्मकथा क्या होती है, आत्मकथा अपने ही बारे में लेखक स्वयं लिखता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हर बात सत्य होती है। अब जैसे हम अपने बारे में कोई चीज़ लिखें तो हम वही चीज़ तो लिखेंगे जो सत्य होगी, क्योंकि हमसे ज़्यादा हमारे बारे में कौन जान सकता है, कोई नहीं ना।
तो हम जब आत्मकथा लिखेंगे तो जो सच्ची बातें होंगी वही तो हम लिखेंगे। तो इसलिए इसमें क्या होती है, इसमें सत्यता होती है और इसको लेखक अपने जीवन में ही लिखता है। क्योंकि देखिए आत्मकथा तो अपने बारे में ही लिखी जाती है, तो जब हम जीवित होंगे तभी तो हम लिख पाएंगे, और मरने के बाद तो वो आत्मकथा नहीं हुई, वो तो जीवनी हो गई, और जीवनी को तो कोई भी लिख सकता है ना। तो बस यही अंतर होता है। आप, आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं कि आत्मकथा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में है कि एक आत्मकथा तथा उसके लेखक का नाम लिखें। तो देख लेते हैं कि आत्मकथा है बाबर। बाबर ने लिखी है कौन सी आत्मकथा, तो बाबरनामा, है ना। देखिए, और देखिए जीवनी देखिए रामादास और भक्तमाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रकृति का सुकुमार कवि के रूप में कौन विख्यात है, इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो देखिए प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से कौन जाना जाता है, यानी इससे कौन विख्यात है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी, ठीक है ना। और देखिए प्रमुख रचनाएं इनकी, तो प्रमुख रचनाओं में इनकी देखिए गुंजन हो जाती, पल्लव हो जाती, वीणा हो जाती, और भी बहुत सारी रचनाएं हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स देखिए, आप नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करते रहें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके, ठीक है ना। देखिए प्रत्यय किसे कहते हैं, उदाहरण सहित इसके भेदों को संक्षेप में स्पष्ट करें। तो प्रत्यय हम लोग पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं। देखिए प्रत्यय का मतलब होता है पीछे, है ना। प्रत्यय मतलब पीछे और उपसर्ग मतलब आगे। तो प्रत्यय में शब्दांश वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, मित्रता। तो मित्रता में ता लगाया, मित्र में ता लगाया तो क्या हो गया, मित्रता। और पहलवान में वान, ये आपका क्या हो जाता है, ये प्रत्यय हो जाता है। और देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए प्रत्यय किसे कहते हैं, उदाहरण सहित इसके भेदों को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो देखिए भेद प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए वाक्य में पूर्ण विराम और प्रश्न सूचक चिन्ह कब प्रयोग किए जाते हैं, उदाहरण स्पष्ट कीजिए। देखिए आप लोगों को अच्छे से पता है, फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ाए देती हूँ कि देखिए पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम देखिए क्या होता है, तो पूर्ण विराम कुछ इस चिन्ह ऐसा, जब वाक्य कंप्लीट हो जाता है ना, जब वाक्य कंप्लीट हो जाता है यानी कि पूरा हो जाता है, तब पूर्ण विराम लगाया जाता है, ठीक है ना। जैसे सीता गाना गा रही है, तो उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि वो कंप्लीट हो गया वाक्य तो हमने पूर्ण विराम लगा दिया। ऐसे राम खाना खा रहा है, तो कंप्लीट हो गया ना वाक्य, तो उसके अंत में ये इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो वो पूर्ण विराम होता है। और देखिए प्रश्न सूचक चिन्ह की अगर बात की जाए, तो जैसे कि जब सवाल किया जाता है, जैसे कि प्रश्न सूचक चिन्ह के बारे में पहले बात कर लेते हैं। देखिए इस तरह का चिन्ह होता है, और जब प्रश्न किया जाता है, जैसे तुम कहाँ गए थे, है ना, कि तुम कहाँ गए थे, उसके बाद में देखिए प्रश्न चिन्ह लगाया गया है ना। या देख लेते हैं, क्या राधा पढ़ाई कर रही है, क्या तो पढ़ाई कर रही है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सवाल किया जा रहा है ना, यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस तरह का प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है ना। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए औपचारिक तथा अनौपचारिक भाषा से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में लिखिए। देखिए औपचारिक भाषा, पहले सबसे पहले औपचारिक भाषा को समझ लेते हैं। किस भाषा को, क्योंकि यहाँ पे औपचारिक तथा अनौपचारिक भाषा से आप क्या समझते हैं, तो हम पहले औपचारिक भाषा को समझते हैं, फिर उसके बाद अनौपचारिक भाषा को समझेंगे, ठीक है ना। औपचारिक भाषा, देखिए औपचारिक भाषा से तात्पर्य क्या होता है, उस भाषा से होता है जो वक्ता द्वारा औपचारिकतावश बोली या लिखी जाती है। देखिए इनके पीछे औपचारिक बाध्यता या नैतिक बल होता है, अर्थात या किन्हीं निश्चित परिस्थितियों में बंधी होती हैं, ठीक है ना। अब देखिए अनौपचारिक भाषा के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल भी देखते हैं, ठीक है ना।
अनौपचारिक भाषा, ठीक है ना। तो देखिए, अनौपचारिक भाषा वह भाषा होती है जिसके पीछे कोई औपचारिक या नैतिक बाध्यता न होकर परियोजनात्मक बाध्यता होती है। व्यक्ति अपने हृदयस्थ भावों विचारों को व्यक्त करने के उद्देश्य से इसका उपयोग करता है। अब देख लेते हैं, देखिए इसमें दोनों में क्या है। देखिए इसमें हम थोड़ा सा अंतर भी देख लेते हैं। देखिए, औपचारिक भाषा का उपयोग औपचारिक अवसरों पर किया जाता है और अनौपचारिक भाषा का प्रयोग कब किया जाता है, तो अनौपचारिक भाषा का उपयोग अनौपचारिक रूप में किया जाता है। और सेकंड नंबर पर देख लेते हैं, देखिए इसके पीछे औपचारिक या नैतिक बाध्यता होती है और अनौपचारिक भाषा में देखिए परियोजनात्मक बाध्यता होती है। थर्ड नंबर पर देख लेते हैं, औपचारिक भाषा में इसमें हृदय पक्ष प्रधान होता है और देखिए अनौपचारिक भाषा में इसमें बुद्धित्व प्रधान होता है। और फोर्थ नंबर पर औपचारिक भाषा की अगर बात कर ली जाए तो ये भाषा निश्चित परिस्थिति में आबद्ध रहती है और अनौपचारिक भाषा की बात अगर कर ली जाए तो देखिए ये किसी निश्चित परिस्थिति में आबद्ध नहीं होती है, ठीक है ना। तो आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि देखिए अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर देंगे। थैंक यू।